चलिए आज बात कर लेते हैं मॉडल पेपर सेकंड फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकंड ईयर के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मॉडल पेपर 1 में तो सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो ही गया था, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने उसमें वो ज्यादा कवर किए थे जो मैंने अभी तक नोट्स जिसके प्रोवाइड नहीं किए थे, ना ही वीडियो लेक्चर था जिन चैप्टर्स का। अब इसमें क्या है, ये दोनों ही मिक्स है। इसमें सेक्शन ए जो होगा वो जो जितना मैंने पढ़ा दिया है, जिसने मेरी वीडियोस में से पढ़ा है, तो उसका यहाँ पे वो सारे ही टॉपिक एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई आपसे कह रहा है कि सिर्फ ये 10 क्वेश्चन पढ़ लो और आप पास हो जाओगे, तो आप मत समझना उसकी बात को, मतलब सुनना ही मत, इग्नोर कर देना। क्योंकि देखो, उसके बताए गए 10 क्वेश्चन में से सिर्फ चांस होगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 क्वेश्चंस की होगी कि वो तुम्हारे आ सकते हैं एग्जाम में। क्यों? उसने 10 क्वेश्चन तो बता दिए, क्या देख के कि भैया रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो मैं इन्हें बता देती हूँ या बता देता हूँ और हो जाएगा काम। लेकिन वो क्या है, बस अपने पर्पस के लिए बना दी एक वीडियो और हो गया, किसका क्या होना है उससे कोई मतलब नहीं। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अभी आप देखोगे खुद ही, जब सेक्शन बी के क्वेश्चंस एक भी नहीं थे मेरे पास, जितने भी मैंने चैप्टर्स के, उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना, मैंने मतलब इस पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आप टॉप कर जाओगे एग्जाम में, इतना ज्यादा मैंने यहाँ पे कराया है। बट मैं फिर भी पूरी गारंटी नहीं लेती कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम पूरा एक ऐसा ही छप जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा है उस अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, सारी चीजें उसमें कवर कर दी है कि अगर आपके पेपर में मान लो सिर्फ कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ गया, पूछ लिया किसी क्वेश्चन में से, तो आप इसमें से वो वहां लिखकर आ सकते हो। तो मैंने मॉडल पेपर के रूप में तो बनाया है, लेकिन जैसे क्या था, सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया है, 6 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, तो आपके पास चॉइस कितनी रहती है, टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आप एक ही छोड़ सकते हो। बट मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में कर दिए, फिर कम से कम 13-14 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में आपको दिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि आपका इस मॉडल पेपर में कुछ भी ना रह जाए। ठीक है, फर्स्ट में जितना हो गया वो हो गया, उसके अलावा जितना बचा था वो इसमें हो जाएगा। तो जिसने अगर दोनों मॉडल पेपर कर लिए तो मानो बहुत फायदा ही मिलेगा उसको, नुकसान उसका नहीं होने वाला है। इसके अलावा मेरे पास कोई और वो नहीं होता बोलने के लिए डायलॉग कि मैं बोल दूं भैया बस इतना ही कर लेना तुम बिल्कुल पास हो जाओगे। नहीं, मैं इसके लिए भी नहीं लेती आपकी गारंटी की, मतलब अपनी की, बस पास हो जाओगे। क्या पता जिसने इसे अच्छे से पढ़ा वो टॉप भी कर जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अब इसके अलावा और कहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, ये भी तो सोचो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि यार मॉडल पेपर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, और आप क्या करते हो, हर 2-3 घंटे में आपका मैसेज आ जाता है कि अब इसके पेपर बना दो। मेरे पास और लोग नहीं है यार कि साइड में कोई बैठा हो और मैं उससे हेल्प ले लूँ, सारा काम मुझे खुद ही करना होता है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो कि हाँ चलो नहीं हुआ है तो ये तो ना करे, एटलीस्ट हम गुस्से में कि इसका टेलीग्राम से भी हटाओ, इसका सब्सक्राइब किया है वो भी हटाओ। तो इससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी आ जाती है मेरे अंदर, तो इसको मत किया करो। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपके लिए एक मॉडल पेपर नहीं बन पाया तो आप ये सोचो, क्या पता अब जो नेक्स्ट आएंगे हमारे जो जूनियर्स होंगे उनका फायदा हो जाएगा, उनके लिए तो हो ही जाएगा ना। तो ये सोचा करो थोड़ा बहुत, है ना? तो चलो, और हाँ, अगर आप कोई भी अगर आपके जानने में है तो उसे भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, जूनियर हो चाहे कोई सीनियर हो आपका, है ना? तो एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलो बता देते हैं कितने रूट्स हैं, किस तरीके से, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे तरीके से कि एग्जाम में आप लिख सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो ये भी आप देख लो एक बार कि राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल एंड पेरेंटल रूट। दोनों के ही फायदे और नुकसान भी हमें यहाँ पे बताने हैं, तो उन दोनों के देखेंगे और टाइप्स देख लेंगे। अब क्या होगा, अगर आपने टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए तो उसमें आप इनके ओरल और पेरेंटल के डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी लिख के आ जाना एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो देखो रूट्स। ठीक है, अब पहले ये थोड़ा सा पढ़ लो, जो चॉइस होती है रूट की वो डिपेंड करती है ड्रग पे और पेशेंट के कुछ रिलेटेड फैक्टर्स पे। तो रूट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल रूट और दूसरा होता है हमारा क्या, सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में क्या आता है, टॉपिकल रूट, जो लोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया पे ही वो लगाया जा रहा है। डीपर टिश्यूज और आर्टरियल सप्लाई, जो सिर्फ आर्टरी में एक एरिया पे दी जा रही है। सिस्टमिक में क्या होता है, ओरल रूट, ठीक है, जो माउथ से टैबलेट ली और फिर लीवर में गई हमारे, फिर जाकर के उसके बाद ब्लड में कहीं पहुंच रही है। सबलिंगुअल या फिर बकल रूट, जैसे जो एंटी एंजाइना, मतलब एंजाइना के लिए जो दे रहे हैं हम, सबलिंगुअली रूट्स यानी टंग के नीचे, बिलो दी टंग। रेक्टल रूट, ये रेक्टस में दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे इनेमा वगैरह होती है, प्रिपरेशन सपोस्ट्रीज वगैरह, वो रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती हैं।
देन उसके बाद क्यूटेनियस जो स्किन में दिया जाएगा, क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, और इनहेलेशन जो हमारे नोज से जाएगा, ठीक है, प्रिपरेशन या माउथ से इनहेल करके, ठीक है। नेजल जो सिर्फ नोज से, और पेरेंट्रल हमारी क्या, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करके डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जाए, वो क्या होगी, पेरेंट्रल होगी, ठीक है। तो चलो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो देखो सबसे पहले क्या है, लोकल रूट की एडमिनिस्ट्रेशन करी ड्रग को डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन, किस पे, साइट पे एक्शन की, जैसे टॉपिकल और लोकल बोल देते हैं, जैसे लोकल इंजेक्शन हो गए ताकि उस एरिया पे थेरेपेटिक इफेक्ट मिल जाए। फिर उसके बाद लोकल में ही, टॉपिकल में क्या होता है, देखो एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन, मतलब कि बाहर बाहर ड्रग को अप्लाई कर दिया, जैसे लोशन हो गए, क्रीम हो गए, ऑइंटमेंट हो गई। फिर डीपर टिश्यूज में जैसे इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राविनस इंजेक्शन हमारे डीपर टिश्यूज में दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब खुद ही सोच सकते हो, जैसे डीपर टिश्यू में इंट्राविनस, इंट्रा मस्कुलर, सबक्यूटेनियस दिया जा रहा है, तो ये सिस्टमिक रूट नहीं है, बट क्या है, लोकली हम दे रहे हैं, स्किन में अप्लाई कर रहे हैं और इंजेक्ट कर रहे हैं और फिर हमारे ब्लड में पहुंच जा रहा है, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई में क्या है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन दिया जाता है, एंजियोग्राफी वगैरह में जब एंजाइना वगैरह के बारे में पूरा चेक करना होता है ना, जब ब्लड वेसल्स की स्टडी करनी होती है तो वो एंजियोग्राफी है, वहां पे दिया जाता है एंजाइना यानी ब्लड वेसल्स की। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब यही कि जो लोकल रूट है उसके एडवांटेज लिख रखे हैं, ड्रग डिलीवर हो रही है डायरेक्टली टू साइट ऑफ एक्शन, रिड्यूस सिस्टमिक एक्सपोजर, सिस्टमिक एक्सपोजर नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, और थेरेपेटिक इफेक्ट तुरंत जल्दी ही मिल जाता है बहुत तेजी से। डिसएडवांटेज, लिमिटेड स्कोप है इसका, ठीक है। देन वेरिएबिलिटी इन ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्या होता है कि वेरिएबिलिटी आ जाती है, ड्रग सही से नहीं पहुंच पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और स्किन में इरिटेशन भी होता है, एलर्जिक रिएक्शंस भी कर देती है। फिर सिस्टमिक रूट में वही कि ओरल रूट डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, तो ओरल इंजेक्शन जो होता है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट मोड होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और पैरेंटल रूट से ड्रग तब दी जाती है जब ओरली इफेक्टिव नहीं हो रही, या फिर कोई पेशेंट जो है बेहोश है, या फिर तुरंत आराम चाहिए बॉडी में, तब हम जाके पैरेंटल रूट को देते हैं, वो भी सिस्टमिक के अंदर आता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में था एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ ओरल की, तो देखो सेफर रूट है, बहुत ही सेफ है ये, सबसे ज्यादा सुविधाजनक है, मोर कन्वीनियंट है, ठीक है, इसमें ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत नहीं, खुद ही ले सकते हैं इसको, और स्टेराइल की भी जरूरत नहीं है इसमें कि हमारी जो प्रिपरेशन हो, टैबलेट हो, स्टेराइल हो, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पेनलेस होता है और सस्ता होता है बहुत ये वाला। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्शन जो होता है ड्रग का वो स्लो होता है, ठीक है, इसीलिए हम इमरजेंसी के केस में इसे नहीं दे सकते। उसके बाद बीटा ड्रग जो होता है उसको भी नहीं दे सकते, और जो नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर रहा है ये करते हैं ऐसा, है ना, और अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम इस रूट से नहीं दे सकते। और ड्रग्स हमारी डाइजेस्टिव जूस के थ्रू क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, ठीक है, ये ओरल का था। अब उसके बाद देखो किसका, पेरेंट्रल का। अब देखो सबलिंगुअल वगैरह आप लिख दोगे कि अंडर द टंग दी जा रही है, क्या इसके यूजेस है, सब पता है आपको, ठीक है। तो हम पेरेंट्रल का देख लेते हैं एक बार। तो पेरेंट्रल रूट में क्या आता है, देखो सबक्यूटेनियस आ रहा है, ये हमारे लोकल में भी आते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, ठीक है, और सबक्यूटेनियस, और ये पेरेंट्रल में भी आता है, यानी लोकल और सिस्टमिक दोनों है ये। फिर उसके बाद देखो सबक्यूटेनियस जो होता है वो हमारी फैटी टिश्यू में दिया जा रहा है, ठीक है, जस्ट बीनीथ दी स्किन, स्किन के एकदम मतलब नीचे, और स्लोली, ताकि स्लोली ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो और ब्लड में पहुंच जाए। एब्जॉर्प्शन स्लोअर होता है इंट्रामस्कुलर से, और निडल जो होती है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो 45 to 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, जैसे इंसुलिन की जो सिरिंज लगाई जाती है वो 45 डिग्री पे ही लगाई जाती है सबक्यूटेनियस रूट से, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद इंट्रामस्कुलर, इसमें ड्रग जो होती है उसको इंजेक्ट करा जाता है स्केलेटल मसल में, एक कोई सी भी, जैसे डेल्टॉइड हो गई, है ना, जो शोल्डर में है, ट्राइसेप्स बोल रहे हैं जिसको, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो हमारी रेक्टस में है, ठीक है, और निडल जो होता है ग्लूटियस वाली हमारी पैल्विक रीजन में है, तभी बोल रहे रेक्टस फेमस बोलते हैं इसको। निडल जो होती है उसको 90 डिग्री पे रखा जाता है स्किन सरफेस पे। और इंट्रामस्कुलर का एक अच्छा खासा फायदा होता है इसमें कि ऑयली एक्वा सोल्यूशन दोनों को ही इंजेक्ट कर सकते हैं, जबकि जो इंट्राविनस रूट होता है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसमें सिर्फ एक्वस प्रिपरेशन को ही दिया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब देखो इंट्राविनस जो है उसको 15 डिग्री पे लगाया जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, और इंट्राडर्मल 10 से 15 पे, यानी कि 15 से 30 डिग्री यानी 25 पे बोल सकते हैं इंट्राविनस लगा सकते हैं।
और अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। ड्रग एक्शन जो होता है फास्ट होता है बहुत, गैस्ट्रिक इरिटेशन, वोमिटिंग सब अवॉइड हो जाती है इस रूट से। अनकॉन्शियस पेशेंट में भी दे सकते हैं हम। अब किसी को लीवर डाइजेस्टिव जूस है वो सब भी यहाँ से बाईपास हो जाता है, वहां ड्रग जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जा रही है। और वैल्यूएबल है इन इमरजेंसी कंडीशन में इसको हम देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है देखो इसके, डिसएडवांटेज यही है कि जो प्रिपरेशन है वो हमारी स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, पेनफुल होती है जिस साइड पे लगती है, जैसे इंजेक्शन लगता है तो कभी कभार सही नहीं लगता तो वो वहां पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, दर्द होता है बहुत। ठीक है, टिश्यू इंजरी, कभी कभार टिश्यू जो होता है वो भी एकदम रप्चर हो सकते हैं, कॉस्ट ज्यादा होती है, रिस्की होते हैं ओरल रूट से भी ज्यादा, है ना। और अनदर पर्सन इसके लिए कोई ना कोई चाहिए, ये सेल्फ इंजेक्टेड नहीं होते हैं ना, मतलब सेल्फ खुद हम नहीं ले सकते इसको। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए। टाइप्स ऑफ रूट देखा, लोकल, सिस्टमिक। फिर लोकल के अंदर बताना है आपने जो आर्टरियल, डीपर टिश्यू, उसमें क्या क्या आ रहा है, टॉपिकल रूट, और सिस्टमिक में ओरल, पैरेंट्रल, और ठीक है सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस, ये सारे आपने बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोलिन एस्टर्स, यानी एसिटाइल कोलिन। तो क्या किसके बारे में बताना है यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन के। तो देख लेते हैं एसिटाइल कोलिन के बारे में। देखो एसिटाइल कोलिन के 2 काम होते हैं। क्यों? ये दोनों ही रिसेप्टर पे काम करता है, एक मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। मस्कैरिनिक पे इसका अलग रोल है, निकोटिनिक पे इसका अलग रोल है। 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं दोनों ही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अगर हम इफेक्ट देखें तो क्या होता है एसिटाइल कोलिन का, ये हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे काम कर रहा है हार्ट में, वो भी कौन से, M2 रिसेप्टर पे काम करेगा अगर एसिटाइल कोलिन। तो क्या करता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। क्रोनोट्रोपिक यानी कि जो हार्ट रेट है उसको ये कम कर देगा, है ना, चेंज द हार्ट रेट यानी डिक्रीज कर देगा अगर नेगेटिव है तो, और जिसकी वजह से ब्रेडीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट एकदम डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट यानी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए हम आइनोट्रोपिक वर्ड यूज करते हैं, क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वाला है वो उसकी वजह से फोर्स ऑफ आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल पे देखें तो बीपी भी डिक्रीज कर देते हैं ये, फॉल इन ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, यानी स्मूथ मसल में जो है ट्रैकिया वगैरह की लंग्स की, उसमें कंट्रैक्शन होगा तो जो एयरवे है यानी ट्रैकिया है वो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से। और ये था रेस्पिरेटरी पे। स्मूथ मसल में भी क्या होगा, जो ब्रोनकेल मसल है वो स्मूथ मसल है, वहां पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस ऑफ जीआईटी, ये जीआईटी की जो मूवमेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा कॉन्ट्रैक्शन। तभी हम कहते हैं इसको कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट पे काम करते हैं, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा रोल प्ले करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है जिसकी वजह से डाइजेशन हो जाता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और जिसकी वजह से इवैक्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, यूरिन निकल जाएगा। तो ये है क्या, मस्कैरिनिक एक्शन। अब निकोटिनिक एक्शंस भी देख लेते हैं एसिटाइल कोलिन, बट आपका जरूरी नहीं है कि आप मस्कैरिनिक, निकोटिनिक ये सब लिख के आओ, बस आप लिख के आ जाओ कार्डियोवास्कुलर पे क्या इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है इसका, स्मूथ मसल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो निकोटिनिक में स्केलेटल मसल पे ऑटोनोमिक गैंग्लिया का देखो क्या है कि जो गैंग्लियन होते हैं, न्यूरॉन्स हैं हमारे, तो अगर हाई डोज में दिया तो सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक दोनों गैंग्लिया पे काम कर जाएगा ये। ठीक है, और ACH हाई डोज में क्या कर देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, यानी टैकीकार्डिया और बीपी दोनों बढ़ा सकता है। स्केलेटल मसल पे देखे तो कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है स्केलेटल मसल में भी, यानी मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ट्विचिंग होगी, यानी झटके से खींच लेना, ट्विच होगी हमारी मसल। CNS में इसका कोई रोल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकता। आईज में क्या है, सिलियरी मसल जो है आइरिस की, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगा इंट्राओक्यूलर टेंशन का। ठीक है, यानी कि इसे मियोटिक वगैरह में भी दे सकते हैं और ग्लूकोमा में भी। उसके बाद ग्लैंड्स पे क्या है कि सिक्रीशन इंक्रीज करवा देता है, पैरासिम्पेथेटिक जो सिस्टम है उसमें सिक्रीशन बढ़ते हैं, जैसे स्वेटिंग, सलाइवेशन और GIT सिक्रीशन। ठीक है, तभी तो बोलते हैं ना सोते वक्त पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिव रहता है बहुत, तो कितना सलाइवा उस टाइम पे निकल रहा होता है, जो लार वगैरह निकलती है वो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की वजह से निकलती है।
ठीक है। उसके बाद इसकी वो देख लेते हैं डोज कितनी है। वैसे एसिटाइल कोलिन जो होता है ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए एसिटाइल कोलिन के जैसे दिखने वाले जो इसके एस्टर्स होते हैं और ड्रग जैसे बिथेनिकोल वगैरह है ये दिया जाता है एक्सटर्नली। तो कितनी डोज दी जाती है, देखो 10 से 50 mg ओरली दिया जाता है। फिर उसके बाद एसिटाइल कोलिन की अगर इंडिकेशन देखें यानी कि क्लिनिकल यूजेस देखें तो माइस्थीनिया ग्रेविस में दिया जा रहा है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें वीक हो जाती है मसल्स वगैरह, ग्लोकोमा में भी दिया जाता है एसिटाइल कोलिन। और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी, अगर यूरिन का जो रिटेंशन हो गया है किसी भी सर्जरी के दौरान तो उस केस में दिया जाता है ये, या फिर पैरालिटिक इलियस हो गया है तो वहां पे दिया जाता है, ठीक है। और देखो इसके यूजेस, जीरोस्टोमिया में भी दिया जाएगा, एल्जाइमर में भी दिया जाएगा, और अगर एंटीकोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उस केस में भी एसिटाइल कोलिन वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आपको नहीं देना है। कौन क्या नहीं देना है, एसिटाइल कोलिन या उसके जैसा जो भी ड्रग है बिथेनिकोल वगैरह वो भी नहीं देना है, कार्बोकोल वगैरह। ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देना है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है और अस्थमा में भी कंस्ट्रिक्शन होता है तो और ज्यादा हो जाएगी, कंडीशन सीवियर हो जाएगी बहुत। पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देना है, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ा रहा है ये। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में भी नहीं देना है, जब हार्ट की जो टिश्यूज है डैमेज हो रहे हैं वो, तो उस केस में भी है ना नहीं देना है, क्यों, क्योंकि हाइपोटेंशन कर देगा ये और ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सारा किसके बारे में, एसिटाइल कोलिन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का बताना है, अब तो बता देते हैं एट्रोपिन के बारे में भी। देखो तो एट्रोपिन क्या है, एक टर्शियरी अमाइन है जिसको बेलेडोना एल्कलॉइड से निकाला जा रहा है। इसका आई पे क्या देखो इफेक्ट होता है, आई पे ये मिड्रियाटिक एक्शन शो करता है और साइक्लोप्लेजिया करता है। तो जैसे एसिटाइल कोलिन है ये उसका अपोजिट है, क्यों, क्योंकि ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो जितना कोलिनर्जिक के जो भी काम है ये यहाँ पे उन सभी को कम कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी वो मियोटिक तो ये मिड्रियासिस करेगा, जैसे प्यूपिल को डायलेट कर देगा, ठीक है, तो पुतली आंख की बड़ी हो जाएगी। साइक्लोप्लेजिया यानी कि फोकस नहीं हो पाएगा, पास की चीजें नहीं दिखेगी। जीआईटी पे क्या काम है देखो, अब वो जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ा रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जब सोचो ज्यादा होगा तो स्पाज्म होगा यानी दर्द होगा पेट में, है ना, मरोड़ होगी, और जो सिक्रीशन होगा वो भी जैसे HCl वगैरह का सिक्रीशन करवा रहे हैं तो अब ये उसके अपोजिट काम करेगा, एंटी स्पाज्मोडिक और एंटी सिक्रेटरी, और सलाइवा को भी ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और क्या, ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में अभी बताती हूँ मैं, उसमें भी दिया जाता है। कार्डियोवास्कुलर पे क्या रोल है एट्रोपिन का, लो डोज में तो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट, हाई डोज में क्या कर देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद देखो सिक्रीशन क्या है, ब्लॉक कर दे रहा है एट्रोपिन सारे सिक्रीशन को, ठीक है। और एट्रोपिन जो होता है एंटीडोट की तरह काम करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। फिर उसके बाद और देखते हैं डोज वगैरह, इंडिकेशंस वगैरह। देखो एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है 0.6 mg IV रूट से, और इंडिकेशन वही कि एंटी स्पाज्मोडिक है ये, कि स्पाज्म वगैरह हो गया है, दर्द हो रहा है पूरे एब्डोमेन में तो उसमें देंगे। और पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है, मिड्रियाटिक साइक्लोप्लेजिक वगैरह में दिया जा रहा है। ब्रोंकियल अस्थमा को भी एट्रोपिन ट्रीट करता है। नॉक्टर्नल एनुरेसिस, जैसे जब जो हमारा एसिटाइल कोलिन था वो क्या कर रहा था, यूरिनरी रिटेंशन को खत्म कर रहा था, है ना, ट्रीट कर रहा था, यूरिन को बाहर निकाल दे रहा था। अब ज्यादा यूरिन निकलेगा तो रात में सोचो क्या हो जाएगा, यूरिन ऐसे निकलता जा रहा है तो नॉक्टर्नल एनुरेसिस बोलते हैं उसे। तो उसको ठीक करने के लिए हम एट्रोपिन को दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ग्लोकोमा के पेशेंट को नहीं देना है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, कंजेस्टिव ग्लोकोमा कर देगा। और जिसमें जैसे प्रोस्टेट वगैरह जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है ये, वो एनलार्ज हो जाएंगे। जिन पेशेंट में एनलार्ज होंगे ऑलरेडी उसमें हमें ये नहीं देना है, क्यों, क्योंकि वो एक्यूट यूरिन का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो एट्रोपिन का ये कॉन्ट्राइंडिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स की क्या बताने हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देख लेते हैं। लोकल एनेस्थेटिक पता ही है आपको क्या होता है, जो स्पेसिफिक एरिया को क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं, है ना।
पेन उस एरिया में से खत्म कर देते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया जाता है। जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होता है, सोडियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना, डीपोलराइजेशन करवाता है, कंडक्शन को आगे बढ़ाता है, ठीक है, सेल में कंडक्शन बढ़ता है तो मूवमेंट बढ़ती है बहुत, है ना। तो ये क्या करेंगे, उसी मूवमेंट को रोकने का काम करेंगे। तो सोडियम आयंस की एंट्री ही नहीं हो पाएगी न्यूरॉन्स में। जब एंट्री नहीं होगी तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल, कोई पावर भी जनरेट नहीं होगी, कोई पावर जनरेट नहीं होगी तो इम्पल्स हमारे सीएनएस तक एक्शन, यानी सीएनएस ब्रेन तक कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो उसी को उस केस में क्या हो जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया हो जाएगा उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया पे, ठीक है। पूरी बॉडी में नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिजायर्ड एरिया पे होता है। इफेक्ट ऑफ सेंसेशन क्या होता है, देखो जो लोकल एनेस्थेटिक है ब्लॉक कर देता है पेन की सेंसेशन को और टेम्परेचर को। सीएनएस पे क्या करता है, यूफोरिया कर देता है ना, यानी कि एक्साइटेड सा हो जाता है पेशेंट इसमें, ठीक है। फिर एकदम शांत हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, ट्रेमर झटके से भी आ जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में लोकल एनेस्थेटिक जो होता है सारे ही वेजो डायलेशन करते हैं, और यानी कि अगर कोई वेसल्स डायलेट होगी तो उस पर लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा, यानी हाइपोटेंशन हो जाएगा। किसको छोड़ के, सिर्फ कोकेन को छोड़ के। कोकेन जो होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, यानी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है कोकेन में, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो वो कौन होता है, कोकेन होता है। और तो आप अगर इसमें इंडिकेशंस वगैरह पूछे तो भी आप लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको लोकल एनेस्थीसिया माइनर सर्जरी वगैरह में दिया जा रहा है, नर्व ब्लॉक के लिए दे रहे हैं, पेन रिलीफ के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट में भी ये दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट मिड्रियाटिक्स, की किसके बारे में बताओ, मिड्रियाटिक्स के बारे में। तो चलो बता देते हैं डिटेल में। देखो और देखो, अगर अभी तक भी आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो, इजी लगी हो वीडियो, और जो लिखा है मैंने अगर इजी लग रहा हो, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, ठीक है। ऐसे नाइंसाफी ना करो, है ना। और ऐसा क्यों कह रही हूँ यार, देखो क्योंकि मैं बोलते हैं ना कि बिना फैन एसी कुछ सब कुछ चीजें बंद करके मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो समझ रहे हो ना गर्मी में कैसी हालत हो रही होगी मेरी। ऐसे ही सोचो अभी मुझे सेक्शन बी सी पूरा कंप्लीट करना है, तो सपोर्ट रहता है, पॉजिटिविटी आती है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे हमेशा ही याद रहेगा, ठीक है, भूलने वाली नहीं हूं मैं इन सब चीजों को। मिड्रियाटिक्स जो है ऐसे एजेंट्स हैं जो डायलेट कर देते हैं किसको, प्यूपिल को। और साइक्लोप्लेजिक्स क्या होते हैं, वो भी ऐसे एजेंट जो पैरालिसिस कर देते हैं, सिलियरी बॉडी होती है आई में, उसको ये रिलैक्स कर देते हैं बिल्कुल, और प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं। तो मिड्रियाटिक्स के बारे में पूछा है, तो मिड्रियाटिक्स की क्लासिफिकेशन बताएं। अब मिड्रियाटिक्स क्या होता है, वही वो तो गलत हो गया, लिख दिया, ठीक है। मिड्रियासिस को ट्रीट करते हैं, मिड्रियासिस में क्या होता है, जो प्यूपिल है उसको डायलेशन करना होता है। तो क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं और एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दिया जाता है। बोलते हैं ना कि जो एंटीकोलिनर्जिक है वो सिंपैथेटिक के जैसा काम करते हैं, और जो कोलिनर्जिक हैं वो हमारे सिंपैथोलाइटिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो एड्रिनर्जिक का क्या दे रहे हैं हम, फिनाइल एफ्रिन दिया जा रहा है, और एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड दिया जा रहा है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे तो क्या होगा, देखो वही प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, कैसे, मिड्रियासिस करेंगे, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर होता है ना, रिलैक्स कर देते हैं प्यूपिल के, वो कौन कर रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक। और जो चला रहे हैं, डायलेटर का काम जो कर रहे हैं बिल्कुल, वो एड्रीनर्जिक ही होता है, जैसे फिनाइल एफ्रिन हो गया। फिर साइक्लोप्लेजिया भी है इनका रोल हमारा, तो साइक्लोप्लेजिया करते हैं मिड्रियाटिक जो होते हैं, यानी कि पैरालिसिस कर देना, रिलैक्स कर देना सिलियरी मसल को, लीडिंग टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन। वो कौन करते हैं सबसे ज्यादा, एट्रोपिन वगैरह करते हैं, ठीक है। और आई एग्जामिनेशन में दिया जाता है, रेटिना को एग्जामिन करना है तो पिपिल को डायलेट करना पड़ता है। प्री ऑपरेटिव यूज में भी दिया जाता है, ऑपरेशन से पहले सर्जरी में भी मेंटेन करने के लिए, ताकि प्यूपिल में डायलेशन हो जाए। और इसके इंडिकेशंस क्या हैं, देखो वही मिड्रियासिस में दे रहे हैं, आई एग्जामिनेशन में, साइक्लोप्लेजिया में, प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले वाले यूज में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको ग्लोकोमा के केस में नहीं देना है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी, किसी को एलर्जी है उस केस में भी नहीं देना। कार्डियोवास्कुलर, कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसमें भी नहीं देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है
और नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे फैक्टर्स बताओ जो अफेक्ट करते हैं किसको, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को और बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि हम यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी को भी कंप्लीट कर लेंगे और ड्रग एब्जॉर्प्शन को भी। तो चलो देख लेते हैं। देखो ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये मूवमेंट होती है ड्रग की, ठीक है, यानी ड्रग का मूवमेंट ही ड्रग एब्जॉर्प्शन है। फ्रॉम इट्स साइट, जैसे किसी भी साइट से ड्रग को लिया, मान लो ओरल ही हमने ड्रग को लिया, जब लिया उसके बाद लीवर में गई, वहां पे भी टूटी, तब जाकर के हमारे सर्कुलेशन में पहुंच गई यानी ब्लड में, तो वो ही होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। और ये प्रोसेस क्या बताता है कि कितनी तेजी से और कितनी स्मूथली जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी हमारे ब्लड में एंटर कर रही है, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ना था हमें, इसका नेम द फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स पढ़ने हैं। वैसे बस टाइप्स एक बार आप रिकॉल के लिए देख लो। पैसिव ट्रांसफर, उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो मेम्ब्रेन होती है उससे लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है हमारी मोस्टली इसी रूट से पास हो जाती है, और जो फिर हमारी नॉन लिपिड होती है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू पास हो जाती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्वास्पोर होता है, वहां से पैरासेलुलर स्पेस से निकल जाती है। एक्टिव में एनर्जी चाहिए होती है, कैरियर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। फैक्टर्स देख लेते हैं अब। तो देखो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, वो है हमारा क्या, फिजिकल स्टेट सबसे पहला, कि ड्रग हमारी किस फॉर्म में है। तो जो लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब देन सॉलिड, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी सिरप वगैरह जल्दी एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि पार्टिकल उनके छोटे हैं बहुत। पार्टिकल साइज स्मॉल जितना होगा उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगी, सोल्यूबल हो जाएगी ड्रग जा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अगर जो ड्रग है हमारी वो सोल्यूशन फॉर्म में होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी देन सॉलिड। कंसंट्रेशन, यानी जितनी ड्रग जो होगी कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ी होगी वो जो होगी वो हमारी जल्दी एब्जॉर्ब होगी देन डाइल्यूट सोल्यूशन से, पतले सोल्यूशन से। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जितना ज्यादा एरिया उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। फिर सर्कुलेशन टू साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा एरिया एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा, फ्लो बढ़ा, तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत अच्छा हो गया। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो सिर्फ पैरेंटल रूट से ही एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है उनका, और वो ओरल रूट से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। जैसे इंसुलिन हो गया, वो सबक्यूटेनियस रूट से ही कंपलसरी है एब्जॉर्ब होना। उसके बाद देखो बायो अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताना है इसमें। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है ना, रेट ऑफ एक्सटेंट, किस हद तक जो ड्रग है हमारी वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, सिस्टमिक रूट में चली जा रही है बिना अनचेंज हुए, यानी बदले हुए फॉर्म में, बिना बदले, तो उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है अगर ड्रग इंट्रावेनस इंजेक्शन से चली जाए तो। देखो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, रेट एंड एक्सटेंट है, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, है ना, किसी भी डोजेज फॉर्म से जो हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं किसी भी रूट से। तो बायो अवेलेबिलिटी जो होता है एक परसेंटेज है, कितना ड्रग एंटर कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में, और वो अवेलेबल होता है फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, उतना ही थेरेपेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पैरेंटल का, उसमें भी आईवी रूट का सबसे ज्यादा होता है, फिर ओरल, देन रेक्टल रूट, उसके बाद टॉपिकल रूट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले ड्रग की सॉल्युबिलिटी। अब जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग होगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी, तो और बढ़ा के लिख सकते हो, इट शुड बी अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। फॉर्मुलेशन, टाइप ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करेगा, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, या कोई लिक्विड फॉर्म है, उन सब पे भी, है ना, वो भी अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, यानी कि अल्टीमेटली किसको अफेक्ट करेंगे, बायो अवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट देखो केमिकल स्टेबिलिटी, वो ड्रग जो होती हैं हमारी वो खराब हो जाती हैं, जैसे जो स्टमक में, तो उसकी वजह से भी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर मेटाबॉलिज्म जो है, अगर जिसमें ड्रग जो होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन से जाने से पहले वो लीवर में गई तब भी अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। बायो मतलब लिविंग, और लिविंग में कोई चीज अवेलेबल होना इज बायो अवेलेबिलिटी, जैसे यहाँ पे हम ड्रग की पढ़ रहे हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच भी अफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन को। प्रेजेंस ऑफ फूड भी, ठीक है। इंटेस्टाइनल हेल्थ वगैरह भी, काफी ज्यादा हो जाएंगे पॉइंट, जितने बताए उसमें से भी 3-4 याद होंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
डिफाइन एंड क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक की पूरी क्लासिफिकेशन बताओ, स्टेजेस बताओ जनरल एनेस्थीसिया की, और दो एग्जाम्पल दो पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेड जनरल एनेस्थेटिक की। ठीक है, तो देखो जनरल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, ऐसे एजेंट जो रिवर्सिबल स्टेट जो होती है अनकॉन्शियसनेस की उसको प्रोड्यूस करते हैं विद एब्सेंस ऑफ पेन, यानी कि पेन भी नहीं होता और रिवर्सिबल होता है ये प्रोसेस, यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए बेहोश किया है उसके बाद जैसे ही दवा का असर खत्म होगा और पेशेंट फिर से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ओवर द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी पे, जैसे वो लोकल एनेस्थेटिक एक स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक साइट पे काम कर रहे थे और ये पूरी बॉडी को ही अनकॉन्शियस कर देते हैं। लॉस ऑफ पेन सेंसेशन है ये। ठीक है, खत्म हो जाता है इसमें पेन। अब स्टेजेस देखें तो कौन सी होती है एनेस्थीसिया की, स्टेज 1 जो होती है वो एनाल्जेसिया होती है, यानी कि सबसे पहले लॉस ऑफ पेन सेंसेशन किया जाता है। ये स्टार्ट होती है एनेस्थेटिक का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, ये बिगिनिंग स्टेज है ये। तो इसमें स्मेल पेन सब रिड्यूस हो जाता है और बोलने में फिर डिफिकल्टी होने लगती है, बट मूवमेंट अभी भी होती है बॉडी में। अब स्टेज 2 में क्या होगा कि एक्साइटमेंट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे जब आपने रैबिट वगैरह का या फिर जैसे कोई रैट का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया हो, है ना, तो प्रैक्टिकल वगैरह में भी तो उसमें भी होता है कि पहले एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उस टाइम पे पहले तो थोड़ी बहुत मोटर मतलब मूवमेंट हो रही है और फिर उसके बाद जैसे ही वो स्टेज 2 में आया तो उसकी ये सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑटोनोमिक एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, और मतलब मूवमेंट बहुत बढ़ गई और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे बढ़ जाता है। कैसे, सबसे पहले मसल टोन बढ़ी, आई की मूवमेंट बढ़ी, जैसी मूवमेंट बढ़ी उसके बाद डायलेट भी हो गई प्यूपिल, है ना, और इरेगुलर ब्रीदिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई और पेशेंट बहुत एक्साइटेड दिखने लग गया इसमें, और फिर स्ट्रगल हुआ। देन उसके बाद उसकी स्टेज 3 आ गई जिसमें वो क्या हुआ, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया, है ना, यानी कि बेहोश हो गया, रिलैक्स हो गया पूरा। तो रेस्पिरेशन इंक्रीज शैलो और रैपिड, बहुत तेज सांसें बढ़ जाती हैं और उसके बाद पैरालाइज्ड हो जाती हैं। प्लेन 2 में रिफ्लेक्स जो होता है कंजक्टिवा आई का वो सब लॉस्ट हो जाता है, प्यूपिल भी अब कंस्ट्रिक्ट हो गया है। देन जैसे ही रिएक्शन हुआ लाइट का और डायलेट हो गया, कंस्ट्रिक्ट देन डायलेट। लैरेंजियल रिफ्लेक्स भी लॉस्ट हो गया है, लैरिंग्स वगैरह भी। और प्लेन 3 जो होता है तो इसके जो एनेस्थीसिया की मतलब जिसमें जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो लोअर प्लेन 2 और अपर प्लेन 1 में प्लेन 3 में की जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच में जिस टाइम पे ये पूरा प्यूपिल डायलेट हो गई है और मसल जो है मसल टोन यानी मूवमेंट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, उस केस में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो देखो लिखा भी है मैंने यहाँ। प्लेन 3 में फिर स्किन कोल्ड ठंडी पड़ जाती है, वेट हो जाती है, पेल हो जाती है। प्लेन 4 में बीपी भी कम, ब्लड प्रेशर रिड्यूस, पल्स रेट भी कम, हार्ट बीट भी कम हो गई। तो सर्जरी जो होती है प्लेन 2 और अपर प्लेन 3 में ही परफॉर्म की जाती है। स्टेज 4 रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हुआ, ये टॉक्सिक स्टेज है। अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा दे दिया ये उस केस में हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, वेसोमोटर कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ेगा इस स्टेज में, और यहाँ पे डेथ भी हो जाती है या फिर सर्कुलेटरी यानी कार्डियक फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये वैसे क्लासिफिकेशन है इनहेलेशनल और एनेस्थेटिक और इंट्राविनस। तो आपसे इंट्राविनस का एग्जांपल पूछा है तो थायोपेंटोन हो गया, है ना, जो पेरेंटल रूट से दे रहे हैं, और कीटामीन हो गया, इटोमिडेट, बेंजोडाइजेपिन, ये सब आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, थायोपेंटोन यानी फिनोबार्बिटोन वगैरह भी वो बार्बिचुरेट्स वगैरह भी दे रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, वैसे ज्यादातर तो इस केस में बार्बिचुरेट जो होते हैं वो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो बेंजोडाइजेपिन, डायजेपैम वगैरह रिलैक्स करने के लिए ज्यादा दिया जाता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में कीटामीन वगैरह को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट आर सीडेटिव हिप्नोटिक्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल के साथ पूरा बताओ। तो बता देते हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले सीडेटिव क्या होते हैं। सीडेटिव ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्साइटमेंट को कम कर देंगे, एंजाइटी को खत्म कर देंगे, टेंशन को खत्म कर देंगे, सीजर भी इससे खत्म हो जाएगा, नहीं जो दौरे वौरे पड़ रहे हैं वो भी सीडेटिव से रुक जाता है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन को एकदम काम कर देंगे। ठीक है, प्रोड्यूसेस कामिंग इफेक्ट विदाउट नेसेसरली इंड्यूसिंग स्लीप, ये बिना नींद लाए ही पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं। और हिप्नोटिक्स जो होते हैं ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ा देते हैं, और इससे जो पेशेंट है वो वेकफुलनेस उसकी एकदम रिड्यूस हो जाती है, मतलब सोते में वो जगता नहीं है, और सीएनएस को बिल्कुल डिप्रेस कर देते हैं हिप्नोटिक्स। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो देखो क्या होगी, पूछी गई है आपसे। तो इसमें क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स दिया जाता है, बार्बिचुरेट्स दिए जाते हैं, और न्यूअर बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन अब ये अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेंजोडाइजेपिन में नाम लिख के आ जाना, डायजेपैम, एल्प्राजोलम,
फ्लोराजिपैम, नाइट्राजिपैम, ठीक है, ये सब लिख देना। बार्बिटरेट्स के तो जरूर लिख देना, क्लासीफाई अलग अलग कर देना। जैसे लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, फिनोबार्बिटोन है, शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन, जो था अभी देखा था ना, उसमें भी मैं बोल रही थी कि जनरल एनेस्थेटिक्स में भी दे रहे हैं पेरेंटल रूट से। तो ये हो गया। न्यू ईयर में क्या है, देखो जोपिक्लोन और जोल्पीडेम है, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कैसे काम करते हैं ये बार्बिटरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। ये गाबा के एक्शन को बढ़ा देते हैं। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो क्या करता है, इनहिबिटरी वाला जो होता है वो रिपोलराइजेशन करता है, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स वगैरह को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी पूरी रिलैक्स फील करती है, ठीक है। ब्रेन की एक्टिविटी को ये खत्म कर देता है कुछ टाइम के लिए, फिर वापस से रिवर्स हो जाती है एक्टिविटी। जैसे ही डोज का बोलते हैं ना कि उसका एक्शन खत्म हुआ और फिर नॉर्मल हो जाता है पेशेंट। एनेस्थीसिया वगैरह में यही तो होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इंडिकेशन एडवर्स इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन के सारे काम बताने हैं यहाँ पे, तो इजी क्वेश्चन है ये भी, चलो देख लेते हैं। फेनिटोइन किस में दी जाती है बताओ, एपिलेप्सी की ड्रग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लो, कहीं आपके एग्जाम में ये आ गया तो। वैसे एपिलेप्सी क्या होती है, रिकरेंट सीजर, यानी बार बार दौरे पड़ना, है ना, तो वही क्या है, एपिलेप्सी है। तो ये क्यों होता है, एक तरीके से इसमें क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें काम एक्शन उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे, सीरोटोनिन हो गया, ठीक है, और ये सब इनका काम बहुत बढ़ जाता है, डोपामीन हो गया, तो फिर इंसान जो होता है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, और दौरे वौरे उसे पड़ने लगते हैं। तो बार्बिटरेट्स के अंदर क्या आ रहा है, फिनोबार्बिटोन भी देते हैं एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए, और हाइडेंटोइन केमिकली है ना इसका नाम, और इसमें ही फेनिटोइन आता है, फेनिटोइन मीथाटोइन आता है, ठीक है। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सिमाइड आ रहा है, इम्यूनोस्टिलबेन में कार्बामाजेपिन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और बेंजोडाइजेपिन में क्या आता है, क्लोजापैम, डाइजेपैम, ये सारे दिए जाते हैं। एलिफैक्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम वाल्प्रोएट है, वाल्प्रोइक एसिड है। गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिटर है, सोडियम वाल्प्रोएट, वेगाबैट्रिन। तो ये मैं नोट्स में नहीं करूंगी अपलोड, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें फेनिटोइन के बारे में ही बताना है, ठीक है, तो आप देख लो वीडियो में बस। अब फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जो फेनिटोइन है देखो यहाँ लिखी हुई है ना, तो फेनिटोइन कैसे काम करती है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेशन जो होता है उसका वो बढ़ा देगी। अब सोडियम चैनल जो होगा वो इनएक्टिवेट रहेगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। सोडियम नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसमें फेनिटोइन ये रहा। अगर फेनिटोइन की जगह दूसरा आ गया कार्बामाजेपिन, तो उसका भी सेम यही काम है, ठीक है। और बार्बिटरेट्स क्या करते हैं बताया था ना, ये क्लोराइड चैनल जो होता है ना प्रोलॉन्ग कर देते हैं, यानी कि क्लोराइड जो चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे रिपोलराइजेशन करते हैं। अब रिपोलराइजेशन होगा तो हमें उन चैनल की ओपनिंग करनी ही होगी, बढ़ानी होगी, ठीक है, तो उसमें बार्बिटरेट वगैरह दिए जाते हैं। देखो फेनिटोइन की जो डोज है वो कितनी दी जाती है, 100 mg BD ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। बच्चों में 5 से 8 mg दी जाती है पर केजी और पर डे के हिसाब से। और फेनिटोइन जो है उसका इंडिकेशन क्या है, उसको हम पार्शियल और जनरलाइज दोनों ही सीजर में देते हैं, एपिलेप्सी में देते हैं। जनरलाइज जो होता है उसमें दोनों ही, ब्रेन जो होता है 2 हेमीस्फेयर होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं ब्रेन के, आधे आधे, है ना, तो मतलब हेमीस्फेयर यानी स्फेयर का भी आधा, तो उसमें भी 2 होते हैं। तो देखो जो दोनों ही पार्ट में जो होगा वो होता है हमारा जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, और जो सिर्फ एक पार्ट में हो जाए, है ना, 1 पार्ट ऑफ ब्रेन, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल एपिलेप्सी। तो फेनिटोइन दोनों के केस में दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाते हैं, देखो नोजिया, वोमिटिंग और टेरेटोजेनिसिटी हो जाती है, ठीक है, यानी अगर ये ले ली तो ये बच्चे में भी इससे दिक्कत हो जाएगी। और सोडियम जो है वो भी कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इनएक्टिवेशन ज्यादा देर तक हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, वेट गेन हो जाता है इनसे, और एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है, मतलब इस केस में नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है ना, रैशेज वगैरह हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के केस में नहीं देना फेनिटोइन को, लीवर डिजीज में नहीं देना, और क्या, ड्रग का इंटरेक्शन भी हो सकता है इस केस में। तो यहाँ तक था हमारा पूरा सेक्शन, ये काफी अच्छे तरीके से आपका रिवाइज हो गया होगा। और मैं बोलूंगी इसके बाद आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, देन फिर सेक्शन बी के क्वेश्चंस को एकदम आराम से देखना। सारे ही क्वेश्चन एकदम इजी हैं, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो
तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एक्सप्लेन व्हाई आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज गिवन सबलिंगुअली। ठीक है, क्लासिफाई करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है वो उसे सबलिंगुअली क्यों दिया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखना है। तो चलो देख लेते हैं। जूम थोड़ा ज्यादा हो गया था। देखो हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस ये क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ से है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। देखो सबसे पहले बोला है एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्या बताओ, डेफिनेशन बताओ। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती है हमारी ऐसी मेडिसिन है जो रिलीफ दिलाती है, आराम दिलाती है, या फिर रोक देती है किसको, चेस्ट पेन को। ठीक है, चेस्ट पेन को, यानी कि जैसे जिससे हम क्या बोलते हैं, एंजाइना। और एंजाइना किसकी वजह से होता है, जब ब्लड फ्लो जो होता है हमारे हार्ट में, खून की जो दौड़ान है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तब जाके चेस्ट पेन होता है। तो उसी से रिलीफ दिलवाने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स को देते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखो, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नाइट्रेट्स होते हैं, ये वेजोडाइलेटर का काम करते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाए उसमें से। ठीक है, तो नाइट्रेट्स में सबसे पहले क्या आता है, नाइट्रोग्लिसरीन, और देन उसके बाद है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, ये दोनों आते हैं इसके अंदर। और क्या है इसमें देखो, बीटा ब्लॉकर्स है जिसमें प्रोप्रेनोलॉल है और एटिनोलॉल आ जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में वेरापैमिल, एम्लोडिपिन और डिल्टियाजैम रहता है। ठीक है, तो अब बोला था इसमें कि हम क्यों देते हैं सबलिंगुअली, तो इसे सबलिंगुअली इसलिए दिया जाता है ताकि रिलीफ मिल जाए एंजाइना से। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एक तो ये एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाता है टंग से, बहुत जैसे ही जीभ के नीचे रखा एब्जॉर्ब हो गया अच्छे से, बाईपास कर जाता है लीवर को। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इस केस में नहीं होता। रैपिड एक्शन मिलता है चेस्ट पेन से, यानी कि तुरंत आराम भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जल्दी हो जाएंगे यार क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इसमें, गिव द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग, यानी कि एडीआर, साइड इफेक्ट जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, बिल्कुल जो कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें एक तो क्या किसका बताना है, डिजिटैलिस, एटिनोलॉल और एम्लोडिपिन का। तो चलो देख लो। देखो डिजिटैलिस का क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग हो जाती है इससे, है ना, और चक्कर आना ऐसा फील होता है। उसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट यानी अरिदमिया हो जाता है, यानी कभी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, कभी बहुत स्लो हो जाएगी। ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। विजुअल डिस्टर्बेंसेस यानी देखने में भी दिक्कत होगी। एटिनोलॉल से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एडवर्स इफेक्ट बोले तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ड्रग है इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या करना है कि ब्लड पे लगने वाला प्रेशर या फिर ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाए। तो वो कैसे बढ़ेगा, जब डायलेशन होगा। अब ज्यादा डायलेट हो जाएगी तो हार्ट रेट जो होगा वो भी तो कम हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं कि इनके साइड इफेक्ट में हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, थकान हो जाएगी एटिनोलॉल से, और हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। ठीक है, और डिजीनेस यानी वही चक्कर आना जैसे फील होगा, नींद सा फील होगा। एम्लोडिपिन के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, यानी एंकल्स में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, और क्या होगा, हेडेक हो जाएगा, या फिर वही पाल्पिटेशन होगा, यानी बोलते हैं ना कि घबराहट होने लगेगी। तो ये है एम्लोडिपिन के एडवर्स इफेक्ट, और डिजिटैलिस के और एटिनोलॉल के। आंसर नंबर 12 में। उसके बाद 13 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, डिफाइन हेमोस्टेसिस, हेमोस्टेसिस क्या होता है, फिर चलो साथ साथ देखते हैं। देखो हेमोस्टेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो रोक देता है ब्लीडिंग को। ठीक है, हीमो का मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस का मतलब रोक देना। होम्योस्टेसिस नहीं है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी पूरी मेंटेन रहती है, वो नहीं है। ये क्या है, हीमोस्टेसिस, यानी कि ब्लड का लॉस जो होगा वो रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, जिस साइड पे इंजरी हुई है, जहां से खून निकल रहा है, जहां घाव हुआ है, वहां पे क्लॉट बनवा के। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा जहां पे क्लॉट बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, यानी कि वहां पे बन जाएगा, मतलब बोलते हैं ना कि पूरा जाल सा बन जाएगा, और उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, यानी कि क्लॉटिंग हो जाएगी। तो हेमोस्टेसिस होता है ये, जिसमें पूरा ये प्रोसेस चल रहा होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो इसमें, देखो नेम वन ड्रग विच प्रोड्यूसेस ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस का मतलब होता है कि WBC की जो मात्रा है वो लो हो गई है, कम हो गया है। ठीक है, तो वो कौन करता है, ऐसी कौन सी ड्रग है, वैसे तो कई सारी होंगी, बट यहाँ पे हमने किसको लिखा है, क्लोजापिन को। ठीक है, क्लोजापिन क्या है, एक एंटी साइकोटिक ड्रग है जो साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए देते हैं।
तो वो होता है क्या, क्लोजापिन दी जाती है। और क्लोजापिन ही क्या कर देता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कर देता है, यानी कि सीवियर बहुत ज्यादा WBC की मात्रा कम हो जाती है इससे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मेंशन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परनीशियस अनीमिया। तो परनीशियस अनीमिया में कौन सी ड्रग दी जाती है, ठीक है, सबसे पहले। और विटामिन B12 के क्या यूजेस होते हैं, तो देखो एक तो विटामिन B12 है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन भी बोलते हैं इसको, और साइनोकोबालामिन। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस किसका, परनीशियस अनीमिया का, और इसको ही इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो विटामिन B12 इसी के ही यूजेस बोले थे, तो वही ट्रीटमेंट में दे रहे हैं परनीशियस अनीमिया के। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में भी देंगे। और नर्व फंक्शन को अच्छा करता है, माइलिन की फॉर्मेशन करवाता है हमारे न्यूरॉन्स में, DNA की सिंथेसिस करवाता है, और RBC की फॉर्मेशन भी करवाता है विटामिन B12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो A B पार्ट, ऐसे पार्ट्स में क्यों किया है मैंने, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना लगे और आपकी काफी चीजें यहाँ पे कवर हो जाए। तो गिव द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्ब्यूटामोल। तो पहले रूट बताना है साल्ब्यूटामोल का, और उसके बाद टर्ब्यूटालिन की फार्माकोलॉजी बतानी है। अब जो टर्ब्यूटालिन की फार्माकोलॉजी होगी ना, अगर आपसे इसकी जगह साल्ब्यूटामोल पूछ लिया तो आप वहां पे साल्ब्यूटामोल की भी लिख के आ सकते हो। तो चलो देखते हैं। देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनहेलेशन रूट से सबसे ज्यादा दिया जाता है, मोस्ट कॉमन, बट ओरल और इंट्राविनस रूट से भी दे सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। फार्माकोलॉजी क्या होगी, टर्ब्यूटालिन जो होता है β2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, सेम साल्ब्यूटामोल भी, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में देते हैं और COPD में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। एक्सपेक्टोरेंट बताओ क्या होते हैं, एंटीटसिव्स बताओ, ब्रोंकोडाइलेटर बताओ, और म्यूकोलाइटिक्स। तो चारों की ही डेफिनेशन देख लेते हैं, पूरे बोलते हैं ना एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे ड्रग्स जो हेल्प करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट क्या करेंगे, म्यूकस को निकाल देंगे, यानी एक्सपेल कर देना, नाम बता रहा है उनका कि एक्सपेल, EXPE से निकाल देंगे किसको, म्यूकस को। कहाँ से निकालेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है। ये सारे ही क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज हैं। और उसके बाद इसको कैसे निकालेंगे, या तो म्यूकस को बहुत पतला कर देंगे या बिल्कुल म्यूकस को लूज कर देंगे तो निकल जाएगा। एग्जाम्पल है इसमें ग्वाइफेनेसिन दिया जाता है और अमोनियम क्लोराइड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ही जो B पार्ट है क्या, एंटीटसिव्स। देखो एंटीटसिव्स क्या है, ऐसी ड्रग्स जो रोक देती है, सप्रेस कर देती है और रिड्यूस कर देती है ना, कफ को, है ना। एंटी मतलब अगेंस्ट में, टसिव मतलब कफ, कफ को रोक देना या सप्रेस कर देना, क्या, कफ सेंटर पे काम करके और पेरिफेरल नर्व्स पे काम करके। तो उसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे कोडीन और डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन आ जाएगा। ब्रोंकोडाइलेटर्स में देखो क्या होगा, ऐसे ड्रग्स जो रिलैक्स करेंगी ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, ठीक है। डायलेट करना यानी कि रिलैक्स कर देना। अब ब्रोन को लगा है तो किसको करेंगी, ब्रोंकियल मसल को ही तो करेंगी, और जिसकी वजह से हमारा जो एयरवे है, ट्रैकिया है, पूरा वाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो वाइड होगा तो सांस लेना आसान हो जाएगा। तो ब्रोंकोडाइलेटर में ऐसा काम कौन करते हैं, देखो जो अभी पढ़ा था ना, β2 एगोनिस्ट, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन होते हैं। अब म्यूकोलाइटिक्स, जैसे एक्सपेक्टोरेंट क्या था, वो म्यूकस को निकाल रहा था, एक्सपेल कर रहा था, और ये क्या कर रहे हैं, ये म्यूकस को तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही ड्रग्स है जो थिक म्यूकस होगा उसको ब्रेक कर देंगे और लेस स्टिकी हो जाएंगे, चिपचिपे कम होंगे और इजिली लंग्स से, हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें कौन सी ड्रग दी जाती है, एसिटाइलसिस्टीन दी जाती है और एम्ब्रोक्सोल भी दिया जाता है। सिरप तो आपने ये सुना भी होगा, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन भी बहुत जाना माना सिरप है। ये भी किस लिए दिया जा रहा है, देखो अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कफ को रोक दे रहा है, और म्यूकोलाइटिक्स दिया तो कफ को तोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस अबाउट एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स क्या है, देखो एंटीइमेटिक्स हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो यूज करी जाती है रोकने के लिए और ट्रीट करने के लिए नोजिया और वॉमिटिंग को, यानी जो इमेसिस को रोक दे, उल्टी वगैरह जिससे रुक जाए। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होगी। देखो एंटीकोलिनर्जिक होगी, जिसमें हायोसिन देते हैं, स्कोपोलामीन बोलते हैं जिसे। ये एक लाई डिटेक्टर भी होता है, यानी कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है और उसको हमने ये ड्रग दे दी तो उसका झूठ सामने आ जाएगा, ठीक है। सच्चाई प्रूफ करने के लिए, लाने के लिए सामने, तो स्कोपोलामीन दी जाती है ना। बट बोलते हैं ना कि
लीगली हो, इलीगल मानी जाती है, तो ऐसे इसका यूज नहीं होता है। ठीक है। एंटीहिस्टामिन H1 ब्लॉकर दिया जाता है उसमें, जैसे प्रोमिथाजीन हो गया, डाइफेनहाइड्रामीन हो गया, ये भी इमेसिस वगैरह को रोक देते हैं। देन उसके बाद डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर है, सर बहुत घूमने लगता है ना, तो उसमें D2 रिसेप्टर जो है उसको रोकना है हमें, एंटागोनिस्ट देते हैं इसीलिए। मेटोक्लोप्रोपामाइड हो गया और डोमपेरिडोन हो गया। ठीक है। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी दिया जाता है, जिसमें एप्रीपिटेंट देते हैं। ठीक है। मिसलिनियस में कैनाबिनोइड हो गया, जैसे है ना भांग वगैरह, जैसे गांजा वगैरह हो गया वो, और जिंजर एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अदरक का एक्सट्रैक्ट दे दिया। 5-HT3 रिसेप्टर यानी जो सीरोटोनिन है उसका भी एंटागोनिस्ट देते हैं, तो वो ओंडेनसेट्रॉन होता है, और ग्रेनीसेट्रॉन दिया जाता है। तो आपको अगर 3-4 भी याद हो जाए, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिन हो गया, और डोमपेरिडोन याद करना है तो D4 डोपामिन, D4 डोमपेरिडोन, और एंटागोनिस्ट है ये एक। और सेरोटोनिन है तो देखो सेट्रॉन आते हैं, ओंडेनसेट्रॉन वगैरह आता है, तो आपने मार्केट में भी देखा होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, डोमपेरिडोन और ओंडेनसेट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थायाजाइड डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स के ऊपर बताना है अब। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं बाय इनहिबिटिंग सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते, यानी वापस से ये डिस्टल टिब्यूल में नहीं आ पाते इलेक्ट्रोलाइट, कौन से, सोडियम और क्लोराइड। जब ये इनहिबिट होंगे तो बाहर निकलेंगे और यूरिन आउटपुट भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। किडनी में से डिस्टल टिब्यूल पे काम करते हैं, जो हमारी कलेक्टिंग टिब्यूल है उसके वहां पे डिस्टल टिब्यूल जो रहती है। ठीक है। और ये ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, जब यूरिन आउटपुट निकल रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, और तो लोअर कर देंगे ब्लड वॉल्यूम को, और देन ब्लड प्रेशर को भी। तो हाइपरटेंशन के केस में भी थायाजाइड डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है। डोज क्या दी जाती है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन हो गया, है ना, और सिर्फ क्लोरथायाजाइड, ये सब ड्रग इसके अंदर आती है। तो 12.5 से 50 mg एक बार दी जाती है ओरल रूट से। इंडिकेशन यानी इसका क्लिनिकल यूज क्या होगा, तो इसको हाइपरटेंशन में दिया जा रहा है, हार्ट फेलियर की वजह से एडेमा हो गया है, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड का एकोमुलेट हो गया है, तब भी देते हैं। नेफ्रोलिथियासिस, लिथी वर्ड जो आता है तो ये स्टोन वगैरह के लिए आता है। नेफ्रो यानी किडनी में अगर स्टोन हो गया है कैल्शियम की मात्रा बढ़ने की वजह से, उस केस में भी ये दिया जाता है थायाजाइड डायूरेटिक्स। डायबिटीज इंसिपिडस में भी थायाजाइड डायूरेटिक्स दिया जाता है। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि हमें किस केस में नहीं देना है, हमें सीवियर किडनी फेलियर में नहीं देना, हाइपोकैलेमिया में नहीं देना। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उस केस में भी हमें नहीं देना है, इसे देंगे तो भी और भी ज्यादा कम हो जाएगा। सल्फा एलर्जी, अगर सल्फा ड्रग से एलर्जी है तो भी नहीं देना, और गाउट में भी नहीं देना है इसे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक्स विद एग्जाम्पल। एंटी डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन देखो बहुत इजी है। सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन के जैसा ही सिमिलर जो मेडिसिन मिलती है, ड्रग मिलती है बाजार में, जो ये डायूरेसिस के को यानी यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर दे, कम कर दे, है ना। क्यों, क्योंकि ज्यादा ही अगर फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, सोडियम और ये हमारे क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी तो हो जाएगी, है ना। तो डायबिटीज जैसे इंसिपिडस वगैरह हो गया, ठीक, तो उस केस में वेसोप्रेसिन दिया जाता है। वेसोप्रेसिन के अल्टरनेटिव मार्केट में डेसिमोप्रेसिन मिलते हैं, लिप्रेसिन मिलता है, टर्लीप्रेसिन मिलता है। थायाजाइड डायूरेटिक्स में क्या आता है, एमिलोराइड आ गया और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आ गया, क्लोरथैलिडोन आ गया, वो इसमें आ जाएंगे। मिसलिनियस में क्या आता है, देखो इंडोमिथासिन एनसेड हो गई हमारी, क्लोरप्रोपामाइड हमारी डायबिटिक हो गई, कार्बामाजेपिन एपिलेप्सी की हो गई, तो ये भी एंटी डायूरेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो आप, फिर हम इसको करते हैं। तो नेक्स्ट है हमें हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के ऊपर बताना है। उसके बाद विटामिन डी के बारे में बताना है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन यानी रोल, क्लिनिकल यूजेस और सिंथेसिस क्या क्या है। देखो थायराइड हार्मोन मेनली इंक्लूड T3 ट्राई आइडोथायरोनिन आता है इसमें, और T4 आता है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, और ये दोनों ही थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, थायराइड हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से, जो बोलते हैं ना नेक में है।
और दे रेगुलेट, ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं जितने भी हम सोर्स इनटेक कर रहे हैं सब कुछ, और प्रोडक्शन अच्छा करवाते हैं, है ना, एनर्जी वगैरह अच्छी बनती है, कंट्रोल करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो इसको हम किसके यूज में दे रहे हैं, देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं। जब थायराइड का जो लो हो जाता है थायराइड का काम, तो उसमें हम इन्हीं हार्मोन को वापस से रिस्टोर करने के लिए देते हैं। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एक्शन देखे विटामिन डी का, तो क्या होता है, विटामिन डी करता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे इंटेस्टाइन से, वो अच्छा कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं, मिनरलाइजेशन करवाते हैं, मिनरल्स की मात्रा बरकरार रहती है, ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, यानी ठीक है जो ब्लड में कैल्शियम है, और पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल भी ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लिनिकल यूज देखे कैल्सी ट्रायल का तो क्या होगा, विटामिन डी को और क्या बोलते हैं, कैल्सी ट्रायल बोलते हैं, ट्रायोल। तो रिकेट्स में देते हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, हड्डियों की कोई भी डिजीज हो गई या कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, स्पेशली किडनी डिजीज की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में भी विटामिन डी दिया जाता है। अब विटामिन डी बनता कैसे है, तो सबसे ज्यादा कहाँ से बन रहा है, देखो स्किन में यूवी लाइट से, है ना, कोल कैल्सिफेरॉल बन रहा है, D3। लीवर से, लीवर में क्या होता है, D3 जो होता है वो हमारा 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद किडनी में क्या होता है, 25 हाइड्रोक्सी से 1,25 डाई हाइड्रोक्सी डी कैल्सिट्रायोल, ये एक्टिव फॉर्म हमारी बनती है किडनी में। ठीक है, तो ये है पूरा क्या, विटामिन डी का। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखो दिखाती हूं मैं, ये रहा, जिसमें सी में मैंने ये डाल रखा है क्वेश्चन, डिस्कस द रोल, साइड इफेक्ट एंड क्लिनिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो वो भी देख लेते हैं, दोनों का ही देखना है हमें इसमें। तो फिजियोलॉजिकल रोल देखे अगर एस्ट्रोजन का, तो क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, डेवलप कर देता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फीमेल में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट वगैरह है ना, साइज इंक्रीज हो जाना और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गया। फिर उसके बाद रेगुलेट कर देता है किसको, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होती है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ यानी यूट्रस की जो वॉल होती है उसकी ग्रोथ भी ये करवाते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट में पेन वगैरह होना, तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे, और बाहर से भी दिए जाते हैं। और इसकी वजह से देखो और क्या क्या देखने को मिलता है कि, एक सेकंड, देखो ब्लड क्लॉट जैसा रिस्क देखने को मिलता है, कैंसर, है ना, इससे हो जाता है अगर इस एस्ट्रोजन का लॉन्ग यूज कर ले तो। क्लिनिकल यूज में क्या, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी दिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज करा जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन को रोक देता है स्पर्म और ओवा को मिलने से। ठीक है, तो एबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं, एस्ट्रोजन हो गया जो। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी ये ठीक करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में डॉक्टर जो होता है वो यही हार्मोन्स को देते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के, कि क्या हो, पीरियड्स हो जाए। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फिजियोलॉजिकल रोल में क्या होगा, यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान ये ज्यादा काम करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वेट गेन, मूड चेंजेस और वही ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगा। क्लिनिकल यूज में देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज होगा, अगर प्रेगनेंसी को भी ये मेंटेन कर रहा है, अगर हमने इसको ज्यादा दे दिया तो प्रेगनेंसी को ये खत्म कर देगा, है ना, यानी अबॉर्शन करवा देगा, तो इसलिए कंट्रासेप्टिव की तरह भी काम कर रहा है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी देते हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन के साथ भी दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20A, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन दोनों का रोल बताना है। और नेक्स्ट में इसके बी पार्ट में क्लासिफिकेशन और क्लिनिकल यूजेस बताना है एंटी हिस्टामिन का। तो चलो देख लेते हैं। देखो आपसे ना ये ऑटोकॉइड्स की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभार 3 नंबर में, ठीक है, उसके साथ क्लासिफिकेशन, तो ये भी थोड़ा सा देख लो। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, कॉइड मतलब होता है एकॉस, ग्रीक वर्ड है ना, जो कि हील, एकॉस का मतलब होता है हीलिंग सब्सटेंस, जो खुद ही हील कर जाए, है ना, सेल्फ रेमेडी होती है ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाइड वेराइटी ऑफ सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं, ये उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो ऑटोकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये साइट ऑफ सिंथेसिस जहां पर ये बन रहे हैं वहीं पर ये रिलीज हो जाते हैं ऑटोकॉइड्स। तो ये सेल्फ हीलिंग
सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसी कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो उसी जगह पे ये हमारे रिलीज हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो एक होता है अमीन ऑटोकॉइड्स, तो उसमें हिस्टामिन आता है, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन यानी सीरोटोनिन होता है। लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स में हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ठीक है, जिनका भी हमें फिजियोलॉजिकल रोल देखना है। ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आते हैं। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स भी आते हैं, जैसे प्लाज्मा काइनिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया और एंजियोटेंसिन हो गया, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल रोल देखे तो देखो क्या होगा इसका, देखो ब्लड वेसल पे क्या इसका रोल है हमारे हिस्टामिन का। ये रैट और रैबिट में तो क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है यानी बीपी बढ़ा देगा, बट ह्यूमन में वेजो डायलेशन कर देते हैं। ये ब्लड प्रेशर, वेजो डायलेशन की वजह से बीपी भी कम हो जाता है। और ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे ही इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया तो ये फ्लश, फ्लेयर, व्हील कॉज करते हैं। ये वाला पॉइंट आप जरूर लिख के आना अगर फिजियोलॉजिकल रोल आता है एग्जाम में। तो फ्लश का मतलब जब एक लोकल एक रेडनेस सी हो गई, एक रेड स्पॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लेयर इसी से मिलता जुलता है, बट रेडनेस और ज्यादा पूरे एरिया को घेर लिया रेडनेस ने। क्यों? क्योंकि आर्ट्रियोलर डायलेशन की वजह से। पहले तो कैपिलरी डायलेट हुई तो सिर्फ एक जरा सा, क्यों? क्योंकि आर्टरी से भी छोटी होती है कैपिलरीज, ठीक है। तो हल्का सा एक डॉट लगा, स्पॉट लगा तो फ्लश हो गया। अब जब आर्टरी पूरी डायलेट हो गई तो पूरा रेडनेस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, व्हील हो गया यानी लोकल एडेमा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से फ्लूइड निकल गया, कैपिलरी में से बाहर निकल गया प्रेशर के साथ, तो उस एरिया में फूल गया। तो ये होता है हिस्टामिन का ट्रिपल रिस्पॉन्स। हार्ट पे क्या रोल है इसका, ये रेट भी बढ़ा देता है एज वेल एज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी, ठीक है। बीपी तो कम कर रहा है लेकिन हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। स्मूथ मसल में क्या कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, स्मूथ मसल में जैसे इंटेस्टाइन में, ब्रोंकियोल में, यूट्रस में। तो H2 जो है हमारा हिस्टामिन, H2 रिसेप्टर इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। H1 जो है वो ब्रोंकियोल वगैरह पे। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल रोल। उसके बाद और देखो इसमें सिक्रीशन भी करवाता है। हिस्टामिन जो है पावरफुल एजेंट है इन इंड्यूसिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जैसे एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन भी करवा देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून डिफेंस की तरह भी काम करते हैं। ये जब जिस साइड पे इंजरी होती है तो उस साइड पे WBC को इकट्ठा करवा देते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर ये WBC हमारे डिफेंस का काम करने लग जाते हैं। इचिंग और पेन में भी इनका रोल है, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। और फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या था, एंटी हिस्टामिन्स के बारे में बताओ और क्लासीफाई करो। तो एंटी हिस्टामिन क्या होता है, ऐसे ड्रग जो एक्शन को रोकेंगे किसके, हिस्टामिन के। तो इसमें दो मेन एंटागोनिस्ट होते हैं, H1 और H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो H1 एंटागोनिस्ट जो होता है उसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन भी होती है जो हमारी ब्रोंकाई वगैरह पे काम करेगी। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा सिडेशन कॉज करेंगी, जिसको ड्राइविंग के दौरान नहीं लेना होता, तो उसमें आता है डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजीन, देखो जो वोमिटिंग में भी दे रहे थे, इमेटिक में है ना, एंटीमेसिस में, ठीक है। हाइड्रोक्सीजीन हो गया। मॉडरेटली सिडेटिव में फेनिरामीन देते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन देते हैं, सिनेरिजीन दिया जाता है। लो सिडेटिव में क्लोरफेनिरामीन, साइक्लिजीन, ठीक है, और मीपायरामीन देते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या आता है, टर्फेनाडीन, एस्टिमेजोल, सिट्रिजीन, एजिलास्टिन, ठीक है। अब इसके ही क्लिनिकल यूज देखें अगर हम एंटीहिस्टामिन के, तो एलर्जिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, मोशन सिकनेस में दे रहे हैं, है ना, एंटी इमेटिक की तरह दे रहे हैं, और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है इसमें, यानी कि माउथ को ड्राई कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बता देंगे। और हार्ट पे डिप्रेसेंट इफेक्ट देते हैं, और लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया, एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन, ड्राइनेस वगैरह कॉज करते हैं। सेकंड जनरेशन जो होते हैं ये हाई सिलेक्टिविटी होती है H1 रिसेप्टर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही कोई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, ना ही सिडेशन होता है, और एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म इनमें ज्यादा होता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे क्या आते हैं, H2 ब्लॉकर यानी जो एसिड की सिक्रीशन को रोकेंगे, तो उसमें सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है। ब्लॉक कर देंगे हिस्टामिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है। तो ये हो गया एंटी हिस्टामिन भी। फिर उसके बाद था हमारा फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो वो देखो फिजियोलॉजिकल रोल, तो उसमें क्या है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये हमारे क्या थे, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड है ये, पहले आप ये भी लिख देना। और ये इन्फ्लामेशन एंड पेन कॉज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को भी ये बढ़ा देते हैं। कब बढ़ाते हैं, जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, बाय एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में काम करके हमारी बॉडी, जैसे मान लो किसी को इन्फेक्शन हुआ है, टाइफाइड हो गया है, तो उसमें भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने अपना काम किया। ये रिलैक्स करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं स्मूथ मसल्स को, ठीक है। ऑर्गन लाइक यूट्रस में जैसे लेबर के वक्त कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर दिया,
जीआईटी प्रोटेक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन, और ये डिक्रीज कर देते हैं एसिड सिक्रीशन को, ब्लड फ्लो को बना के रखते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, और ओव्यूलेशन में इनका बहुत रोल है, मेंस्ट्रुएशन में भी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी, डिलीवर के वक्त, ठीक है, डिलीवरी के वक्त जो पेन होता है, और इंसुलिन रिलीज भी करवाते हैं कौन, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गिव ए ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की क्या बताओ, क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट उससे अगला है डिफाइन एंड क्लासिफाई पेनिसिलिन अलोंग विद इट्स इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो चलो दोनों ही देख लेते हैं इसके पार्ट। देखो एंटीबायोटिक्स आपको पता ही है, जो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, है ना, इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, वो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो बायोटिक्स के अगेंस्ट में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, वो भी कौन सा, बैक्टीरिया। तो देखो अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, तो उसमें होगा पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन और कार्बापेनम्स आ गए। अब जो प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है ना, सेल वॉल है, प्रोटीन की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, ठीक है, तो वहां पे प्रोटीन है, वो भी, अब जैसे सेल वॉल है, चलो रोक दिया, अब अंदर प्रोटीन भी तो बन रहा होगा, प्रोटीन कौन बनवा रहे हैं, राइबोसोम्स वगैरह, और राइबोसोम्स कौन से, जैसे 30S और 50S राइबोसोम्स होते हैं, तो 30S को जो रोकेंगे उसमें हमारा क्या आएगा, AT आएगा, ठीक है, 80-30 बोल लो, तो उसमें टेट्रासाइक्लिन होगा, अमीनो ग्लाइकोसाइड आ जाएंगे। 50S को जो रोकेंगे वो होगा CM, चीफ मिनिस्टर, तो क्लोरम फेनिकॉल और मैक्रोलाइड्स आ जाएंगे, और मैक्रोलाइड्स भी कौन से आएंगे, रेस, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और इराइथ्रोमाइसिन आ जाएंगे। और अमीनो ग्लाइकोसाइड में क्या आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये सब आते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड को रोकेंगे, और न्यूक्लिक एसिड हमारे दो होते हैं, DNA और RNA। अब जो DNA की सिंथेसिस को रोकेंगे उसमें हमारे क्या आएंगे, फ्लोरोक्यूनोलोन्स आ जाएंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, तो सारे फ्लोरोक्यूनोलोन्स आ गए। RNA सिंथेसिस में रिफेम्पिसिन आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को भी तो रोकेगा कोई, उसको भी तो बेकार करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन को कौन रोकेंगे, पॉलीमिक्सिन हो गया, एम्फोटेरिसिन B हो गया, ठीक है, और एंटी मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबोलाइट बनेंगे उनको बनने ही नहीं देना है, ठीक है, तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देते। फोलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसमें सल्फोनामाइड्स आते हैं जो रोक देंगे इस काम को, और ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है, ये हो गया। अब पेनिसिलिन के बारे में भी देख लेते हैं इसमें। पेनिसिलिन क्या है, एक बीटा लैक्टम, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में बोलते हैं ना कि आई थिंक 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड होता है, ठीक है, बीटा लैक्टम जिसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक है वो, दैट किल्स, जो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक के। क्लासिफिकेशन देखे पेनिसिलिन की, तो इसमें नेचुरल पेनिसिलिन आते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट आते हैं, जो पेनिसिलिनेज यानी कि जो एंजाइम होता है जो पेनिसिलिन को तोड़ देगा, है ना, ब्रेक कर देगा रिंग को, बीटा लैक्टम रिंग को, तो पेनिसिलिन को रजिस्ट करना है, रोकना है। अमीनो पेनिसिलिन, जो अमीनो से डेरिवेटिव होंगे अमाइन से, वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम भी होंगे कुछ, तो देखो नेचुरल में तो पेनिसिलिन G हो गया, और पेनिसिलिन V हो गया। पेनिसिलिन G बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं, पेनिसिलिन V फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज मेथिसिलिन क्लॉक्सासिलिन हो गया। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन आता है, और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, पिपरासिलिन और टिकार्डसिलिन आ जाते हैं। क्लिनिकल यूज देखो पेनिसिलिन का क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देंगे, ठीक है, स्किन के इन्फेक्शन में दिया जाता है, सिफिलिस में दिया जाता है ना, यानी STD में दिया जाता है, रिमेटिक फीवर को रोकने के लिए भी दिया जाता है। अब किस केस में नहीं देना, अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, और जिसकी वजह से रैश हो जाएगा, है ना, एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होंगी तो रैशेज होंगे, और एनाफाइलेक्सिस हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में पेनिसिलिन को नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे लग रहा है कि देखो आप लोग भी एग्जॉस्ट हो गए होंगे, तो प्लीज वीडियो को बोलते हैं ना कि पॉज कर करके तब देखना, तभी आपको इसमें समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 का A पार्ट कह रहा है कि पूरी फार्माकोलॉजी बताओ टेट्रासाइक्लिन की,
और नेक्स्ट में बोल रहा है कि सब कुछ बताओ सेफेलोस्पोरिन के बारे में। तो चलो देख लेते हैं। देखो फार्माकोलॉजी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अभी देखा था हमने एटी है ना, तो जो इनहिबिट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होकर के। बैक्टीरियोस्टैटिक होंगे यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। स्पेक्ट्रम यानी कि कैसे ये अपना काम कर रहे हैं किस उससे, तो ये ब्रॉड काम करते हैं यानी कि ये दोनों के अगेंस्ट में काम करेंगे, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या फिर ग्राम नेगेटिव हो। नेक्स्ट देखो क्लिनिकल यूज देखते हैं इसका। तो जैसे एक्ने वगैरह हो गए हैं, पिंपल हो गए, तो उस केस में भी ये दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन। टाइफस कोलेरा में इसमें भी दिया जा रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन की ये डिजीज है, उस केस में भी दिया जाता है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, उसमें भी देंगे। रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, टूथ डिस्कलरेशन हो जाता है यानी कि टीथ बहुत येलो हो जाते हैं इस केस में, दांत बच्चों के केस में। फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है यानी कि लाइट से रिएक्शन हो जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है अगर टेट्रासाइक्लिन लिया है तो, ठीक है। सनलाइट में नहीं निकल सकते इस केस में। गैस्ट्रिक अपसेट भी हो जाता है, जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है बिल्कुल। और कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं देना, और 8 साल तक के बच्चों को भी नहीं देना ये, ठीक है। लीवर डिजीज में भी नहीं देना है। और नेक्स्ट क्या था देखो, क्वेश्चन बी तो जो था इसका, इसमें हमें सब कुछ सेफेलोस्पोरिन के बारे में बताना है। तो सेफेलोस्पोरिन भी क्या है, सेल वॉल की सिंथेसिस को जो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो उसमें ही था। तो सेफेलोस्पोरिन की जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमारी क्या है, सिफाजोलिन और सिफेलेक्सिन आता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जनरेशन में आता है सेफुरॉक्सिम, सिफाक्लोर आता है। सिफाक्लोर याद रखो, पहले वाले में जोली याद रखो, जोली क्लोर। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या आ रहा है, दोनों ही एक्स आ रहे हैं है ना। सेफ्ट्रायोक्सोन आ रहा है थर्ड जनरेशन में, और सिफोटैक्सिम आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारा क्या आ रहा है, सिफेपिम आता है, ठीक है। इंडिकेशन में क्या है देखो, वही फिर से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी दिक्कत देंगे, ब्रोंकाई में हो गया है, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जा रहा है, यूरिनरी के ट्रैक्ट में पूरे रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे दिया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में कोई इन्फेक्शन है तब भी देंगे। और जो मेनिंजाइटिस हो जाता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, तो थर्ड जनरेशन दिया जाता है। थर्ड जनरेशन में कौन सा बताया था ना, दोनों ही एक्स से होंगे है ना, दोनों एक्स आएंगे, सेफ्ट्रायोक्सोन और सिफोटैक्सिम। एडवर्स इफेक्ट देखो, एलर्जिक रिएक्शन, डायरिया, पेन होगा जिस उस साइड पे जहां इंजेक्शन लगाएंगे, सुपर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बहुत सीवियर भी हो जाता है तो वो भी इससे हो जाएगा, ठीक है। एक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया तो दूसरा इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें ना 3 ड्रग के बारे में, मतलब 3 क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक की ही, उसके बारे में अच्छे से बताना है। तो देखो क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरोक्यूनोलोन्स, क्लोरमफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स। तो फ्लोरोक्यूनोलोन्स में देखो क्या है, एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है इसका, एग्जाम्पल नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ये काम कैसे करता है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके। तो जब डीएनए गायरेज की इनहिबिशन होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यूटीआई के ट्रीटमेंट में देते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, जीआई के इन्फेक्शन में। साइड इफेक्ट जीआई अपसेट हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं देना है और बच्चों को भी नहीं देना है। क्या, फ्लोरोक्यूनोलोन्स। क्लोरमफेनिकोल, ये सीएम बताया था ना मैंने कि ये और मैक्रोलाइड जो होते हैं वो 50S राइबोसोम को रोकते हैं, इनहिबिट कर देते हैं उसकी सिंथेसिस, इस पे बाइंड होकर के क्लोरमफेनिकोल। तो टाइफाइड फीवर का ड्रग ऑफ चॉइस है, टाइफाइड फीवर में। मेनिंजाइटिस में दिया जाता है, आई इन्फेक्शन में टॉपिकली भी क्लोरमफेनिकोल की आई ड्रॉप वगैरह भी आती हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में दिया जाता है, ठीक है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम, सॉरी जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके वो एप्लास्टिक एनीमिया है और ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये बहुत जाना माना साइड इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा ग्रेइश पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि ब्लड का फ्लो भी नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। इन्फेक्शन हो जाता है पूरी स्किन में, तो बेबी जो है वो न्यूबॉर्न बेबी को होता है ये, ठीक है। इसलिए इसका नाम ग्रे बेबी सिंड्रोम है। सल्फोनामाइड्स देखो, उसका एग्जाम्पल है सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फासेलाजीन, सल्फाडायाजीन, सारे एग्जाम्पल है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है, यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक होता है एक्शन में। यूटीआई के ट्रीटमेंट में देते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दिया जाता है। और सल्फामिथॉक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम के साथ एंटी मलेरिया में भी दिया जाता है।
साइड इफेक्ट देखो, एलर्जिक रैश हो जाता है इससे, क्रिस्टल यूरिया हो जाता है, यानी कि यूरिन में क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है और जिसकी वजह से बोलते हैं ना किडनी में स्टोन वगैरह भी हो गया है, तो क्रिस्टल यूरिया हो गया है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये रेयर डिजीज है, ये भी स्किन में बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है इस केस में भी। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, प्रेगनेंसी में नहीं देना और बच्चों को नहीं देना है, इन्फेंट को। ठीक है, बस इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है सेक्शन बी का, वो भी देख लो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल्स। मुझे नहीं लगता इतना किसी ने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखा होगा कि सारे क्वेश्चंस, वो भी हैंड रिटन के साथ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर किसी और ने भी किया है, या फिर मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कि और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाऊँ। अभी बोला है बच्चों ने कि उनका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का भी एग्ज़ाम है, उसका भी मुझे देखना है, तो इसके बाद ही मैं उसके लिए भी स्टार्ट कर दूंगी। और इन केस अगर बोलते हैं ना कि कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलो बायोलॉजिकल्स के बारे में भी देख लेते हैं क्या होते हैं बायोलॉजिकल्स। तो देखो, बायोलॉजिकल्स हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत सारी डिजीज को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, या तो कोई कैंसर हो गया, या कोई जेनेटिक डिजीज हो गई। तो बायो मतलब लाइफ, लॉजिक मतलब स्टडी, अल मतलब सब्सटेंस। ऐसे प्रोडक्ट की स्टडी करना जो लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो लाइफ से डिराइव हुए हैं उसको हम हेल्थ केयर में यूज करें, जैसे वैक्सीन हो गई, ब्लड प्रोडक्ट हो गए, और एंटीबॉडीज वगैरह जो यूज होती हैं। बायोलॉजिकल्स जो होते हैं वो शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिविंग सब्सटेंस के भी बने हुए होते हैं, जैसे सेल और टिश्यूज वगैरह हो गए। तो बायोलॉजिकल को नेचुरली बनाया जाता है ह्यूमन से, एनिमल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखते हो ना, बैक्टीरियल वैक्सीन है तो वो बैक्टीरिया के टॉक्सिन से बनाई जा रही है ना, बैक्टीरिया को। और तो इनको कौन रेगुलेट करता है, FDA रेगुलेट करता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइप्स देखो बायोलॉजिकल्स के टाइप क्या होते हैं। ब्लड और अदर ब्लड प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें वैक्सीन आती है, जीन थेरेपी भी आती है, एंटीटॉक्सिन, स्टीरॉयड हार्मोन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, स्टेम सेल थेरेपी। तो ये सब लिख के आना, इसमें 5 मार्क्स में आता है, तो थोड़ा ब्लड प्रोडक्ट को डिफाइन कर देना, वैक्सीन बता देना, लाइव वैक्सीन, एटेन्यूटेड वैक्सीन, इनकी एक एक नंबर की डेफिनेशंस को तैयार कर लेना। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है, आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। देखो जीन थेरेपी के बारे में भी है। ठीक है, उसके बाद मुझे इसमें आपको क्या बताना है कि क्या इसका इंडिकेशन है, यानी यूज क्या है। एक तो कैंसर ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को। इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे दी, जैसे किसी वो हेपेटाइटिस में ही है ना, हेपेटाइटिस बी में। ऑटो इम्यून डिजीज में अडेलीमोमैब दे दिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, जैसे इंसुलिन ह्यूमुलिन दे दिया डायबिटीज में। कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो उसमें हीमोफेलिया के केस में दिया जाता है फैक्टर 8, रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गन रिजेक्शन में भी दिया जाता है ये, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जाए तो उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है, बेसिलिक्सीमैब दिया जाता है। फिर उसके बाद अब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, ये भी एक टाइप की बायोलॉजिकल थेरेपी है। ठीक है, जिसमें इम्यून सिस्टम को अच्छा किया जाता है, एनहांस किया जाता है, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में दी जाती है, ताकि फाइट कर सके किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। ठीक, और सीरियस साइड इफेक्ट क्या होते हैं देखो बायोलॉजिकल्स के, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एलर्जी रिएक्शंस हो जाती है, चेस्ट पेन भी हो जाता है, फीवर आ जाता है, हाई और लो ब्लड प्रेशर या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी हो जाती है फेस पे या फिर हाथ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये था देखो पूरा सेक्शन, बोलते हैं ना बी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेक्शन सी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ TNF ब्लॉकर इज। TNF यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो होता है उसको जो ब्लॉक कर दे, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल होगा अडेलीमोमैब। फिर डैश इज द ट्रेडमार्क और ब्रांड ऑफ ए मेडिकेशन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, मीक्लोर इथामीन मुस्टिन हाइड्रोक्लोराइड इज द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड। मस्टर्ड तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, डैश इज द थायोल एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथीन। तो वो होता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्बेंडाजोल इज ए एंथेलमेंटिक्स, जो वॉर्म वगैरह हो जाते हैं ना उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है।
पेट में जैसे बोलते हैं ना कीड़े वगैरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिफेम्पिसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, रिफेम्पिसिन देखा था ना कैसे काम करता है, बैक्टीरियल आरएनए की सिंथेसिस को, और जो डीएनए की सिंथेसिस को रोक रहा था वो क्या थे, फ्लोरोक्विनोलोन्स थे। और विनक्रास्टिन क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट। और ऐसी कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो वो है हमारी टेट्रासाइक्लिन। फिर विच वन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट है, वो है प्रोमिथाजिन, और सारे H2 एंटागोनिस्ट हैं। H1 की सेकेंड जनरेशन है। 5 हाइड्रोक्सी या फिर 5HT जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। डैश इज ए टाइप ऑफ एस्ट्रोजन दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा टाइप बताना है तो वो कौन सा होता है, एस्टेट्रोल। MCQ फॉर्मेट में भी पूछ सकता है ये, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन आर नोन एज, जो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही, ध्यान रखना, तो क्या है, एंटी डायूरेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच वन ड्रग इज यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, स्पाज्म, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, तो कौन सा होता है, वो एट्रोपिन है। उसके बाद 15 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अल्सर प्रोटेक्टिव, कौन सी होती है, सुक्रालफेट होती है। डैश इज ए सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम इरेथ्रोमाइसिन, कौन सा है जिसको इरेथ्रोमाइसिन से ड्राइव किया है, सेमी सिंथेटिक है। इरेथ्रोमाइसिन क्या है, नेचुरल है, बट वो क्या है हमारा सेमी सिंथेटिक है, तो वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिथाइल डोपा इज यूज्ड इन, किसमें यूज होता है, CHF में, आप फुल फॉर्म लिख के आना पूरा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डायूरेटिक्स आर कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। उसके बाद क्लोरजोसाजोन इज यूज्ड एज, क्लोरजोसाजोन जो होता है वो किसकी तरीके से यूज किया जाता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। फिर उसके बाद गाबा रिसेप्टर इज, गाबा रिसेप्टर क्या होता है, पेंटामेरिक होता है, ठीक है, यानी पूरा पेंटामर होता है, यानी 5 पूरा यूनिट होंगी जिससे मिलकर के गाबा रिसेप्टर बना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख रहे हो हमने पूरा एक बहुत बड़ा टास्क है ये फार्माकोलॉजी को कंप्लीट करना। मैं बोल रही हूँ कि मतलब इस तरीके से आपका, मुझे नहीं लगता सिलेबस का कोई भी पार्ट अब बचा होगा। इससे प्रीवियस में देखा आपने, एंटी हाइपरटेंसिव भी हो चुका था, एंटी एरिथमिक हो गया था, ठीक है। और वो जो हाइपरलिपिडीमिया में देते हैं ड्रग्स, तो जैसे वो ही एथेरोस्क्लेरोसिस में दिए जाएंगे, उसको हमने देखा था अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक एंटीकोगुलेंट, ये भी आपका उसी में हो चुका था। अभी आपने इन सब की डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल भी देख लिया, 2 घंटे का है तो 3 नंबर में आ सकता है, वो भी आपका हो चुका है। पिछली वीडियो में एंटी अल्सर, लग्जेटिव, परगेटिव हुए थे, इस बार एंटी हिमेटिक्स कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियो में डायूरेटिक्स हुआ था, इसमें एंटी डायूरेटिक्स हो गया, ये भी अलग ही खुशी है यार। देखो पहले भी विटामिन D मैंने पहले भी कराया था, मैंने इस बार भी करा दिया, ध्यान नहीं रहा। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक भी हो रखा है आपका, इसमें थायराइड भी कंप्लीट हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी हो चुका है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो पहले ही हो गया था। अब इसमें देखो ये भी देख लिया, ऑटोकॉइड्स भी आपने देखा, हिस्टामिन का रोल देख लिया, और प्रोस्टाग्लैंडिन का देख लिया, है ना, क्लासिफिकेशन देख ली एंटीहिस्टामिन की। अब आपकी किस्मत है, बोलते हैं कहीं सेरोटोनिन का ना आ जाए, तो थोड़ा देख लेना उसे भी। यहाँ पे देखो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन ये भी करा, और फ्लोरोक्विनोलोन्स देखा, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइड, सब कुछ। एंटी टीबी पहले हो चुका है, वायरल भी हो चुका है, मलेरिया भी करा दिया है मैंने, एंटी नियोप्लास्टिक भी है पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में, तो सब कुछ करके जाना अच्छे से। बायोलॉजिकल भी हो गया है, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगी कि MCQ की भी वीडियो बना दूं, उसमें सारे चैप्टर वाइज MCQ हो, कम से कम 25-25 फिल इन द ब्लैंक्स भी हो, जिससे आपका बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें कवर हो जाए। तो अभी भी मैं यही कहूंगी, अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पूरा PDF मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे भी ज्वाइन कर लो, और उसमें से हटा मत करो। अगर किसी से गलती से हो गया है, कोई और फील्ड का है, तो चलो मैं मानती हूँ, बट आप लोग ऐसे मत किया करो कि एक बार ज्वाइन किया फिर हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये तो, या तो ये होता है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान की, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है मेरी बात का। तो मैं उसमें सब चीजों को ध्यान देती हूँ, मैं सोचती भी हूँ कि मेरे को अब ये प्रोवाइड करना है, अब ये करना है, तो काम सब पे ही हो रहा होता है। तो आप टेंशन मत लिया करो कि हमारी किसी बात को इग्नोर कर दिया है,
सो नोट्स मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना एग्जाम, जिसका जब भी हो, जिस भी डेट पे हो, और फिर बताना। ठीक है, कमेंट भी करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रहे थे, और ग्रुप में भी बात किया करो इसके बारे में, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सो थैंक यू।